हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में और हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन के बारे में। ओके, क्लास शॉर्ट होगी, बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो कृपया क्लास को ध्यान से देखिए। स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम माइकोलॉजी। Okay, so what is mycology? So it's a study of fungus that is called as a mycology. Okay, next आती है आपकी पैरासाइटोलॉजी। ऐसे ही पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट की स्टडी करना। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी करना। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करना। ओके, बायोलॉजी, एनी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, दैट इज अ बायोलॉजी। ओके, क्लियर है? तो ऐसे ही माइकोलॉजी मतलब फंगल की स्टडी। ओके, तो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी। ओके, सो फंगस, व्हाट आर फंगस? तो दे आर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दे मेड देयर फूड बाय देयर ओन। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट, दे मे बी ए यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। ओके, दे कैन बी अ यूनिसेल्युलर, मतलब एक सेल के द्वारा ही उनका पूरा, एक सेल में ही पूरे उनके सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। सो दैट इज अ यूनिसेल्युलर। इट कैन बी मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहां जो इस इमेज में मैंने आपको दिखाया है, इस इमेज के अंदर ये है आपकी म्यूटेशन या फिर जनरेशन या रिप्रोडक्शन कैसा होता है एक फंगस का। ओके, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेल वॉल ऑफ द फंगस कंटेन्स अ चिटिन एंड मेनान, ओके, विच इज ए पॉली कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड प्रोटीन। ओके, जो कि इस फंगस को अलग बनाता है और स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, फॉर एग्जांपल ए पैथोजेनिक फंगस, फॉर एग्जांपल कैंडिडा अल्बिकेंस, दिस इज मे कॉज द कैंडिडियासिस। ओके, देखिए कुछ फंगस जो है which is very helpful for our body also. okay, तो that और कुछ ऐसी फंगस है जो कि पैथोजेनिक होती है, अगर हमने उनका इंजेक्शन कर लिया तो डिजीज कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल कैंडिडा अल्बिकन्स, अगर कैंडिडा अल्बिकन्स का फंगल इंफेक्शन हो गया विच कैन कॉजेस ए कैंडिडियासिस डिसीज। ओके, सो दिस इज ए कैंडिडा अल्बिकन्स का फंगस है। ओके, तो ये अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है। ओके, कैंडिडा अल्बिकन्स का फंगस है। ओके, जिसके ब्लास्टोस्पोर्स है। ओके, व्हाट इज दिस स्पोर्स? ओके, यस, इन स्पोर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल है इस फंगस का। तो अगर जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये स्पोर क्या होते हैं, ये स्पोर क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, और इनसे हर एक स्पोर से एक एक फंगस बनती है। ओके, जो कि मैंने यहां पे दिखाया है। ओके, तो एक स्पोर कैन रिलीज मल्टीपल फंगाई। ओके, वन स्पोर कैन रिलीज अ मल्टीपल फंगाई, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक ब्रेड का टुकड़ा है। ओके, जिसपे फंगस प्रेजेंट थी। ओके, अब इस फंगस के अगर माइक्रो स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का ये फंगल स्ट्रक्चर दिख रहा था। ओके, जिसकी एक बिल्कुल टोक के ओके नोक पर क्या है, ये स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, अब अगर ये स्पोर्स हमने खा लिए या इस इंफेक्टेड ब्रेड को हमने अगर खा लिया तो ये स्पोर हमारी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, इस स्पोर के अंदर का जो मटेरियल है उसको रिलीज कर देंगे। ओके, और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में मल्टीपल फंगस ग्रो करने लगेगी। ओके, जब ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं, जब ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां पे इनका जो एंड है, ओके, इनका जो एंड है दैट इज कॉल्ड एज ए गैमेटेंजिया। ओके, गैमेटेंजिया, जिसको दो एंड मिलाकर, ओके, दो एंड मिलते हैं इस फंगस के और यहां पे फॉर्म होता है आपका वन इज जाइगोटोस्पोर। ओके, 2n। ओके, मतलब दो फंगस जब मिल जाते हैं तो 2n जाइगोटोस्पोर बनता है। ओके, और ये जाइगोटोस्पोर का मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब एक से ओनली दो बनते हैं। ओके, एक का ओनली दो भागों में, माइटोसिस मतलब एक का मल्टीपल में हो जाएगा। ओके, सो मियोसिस डिवीजन होगा, सो एक से दूसरा बन जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देयर विल बी ए मल्टीपल नंबर ऑफ द फंगस। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ फंगस यहां पे जर्मिनेट हो जाएंगी। ओके, ऐसे ही
यह फंगस का स्प्रेडिंग होता है। ओके, जैसे ये यहां पे जुड़ गया और आगे जाके फिर से यहां पे आ जाएगा एक और दूसरा यहां से आ जाएगा एक। ओके, सो फिर से यहां से जुड़कर फिर से एक स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ए गैमेटेंजिया। ओके, गैमेटेंजिया कहते हैं इसको। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, सो हाउ दिस स्प्रेडिंग ऑफ दिस फंगस? So the another name of the candidiasis is a monaliasis. Okay, moniliasis. Okay, clear है? So another name अगर MCQ पूछा जाए, so another name of candidiasis is a moniliasis. The Candida albicans is a most common. Okay, अगर question पूछा जाए, most common cause of fungal infection is a Candida albicans, which can be an immunocompromised patient or a normal patient. Normal patient में भी बेसिकली फंगल इंफेक्शन कैंडिडा अल्बिकांस का मोस्ट कॉमनली होता है। ओके, नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कैंडिडा अल्बिकांस। ओके, सो इट कैन बी ए ओरल थ्रस में जैसे यहां पे आपको दिखाया है, तो ऐसे व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होंगे टंग के ऊपर। ओके, टंग के ऊपर व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होंगे, दैट इज ओरल थ्रस विच इज अ पेनलेस लेजन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। Painless lesion seen on the tongue is called as oral thrush, which is caused by Candida albicans. Vaginal thrush, कर्डी डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम के अंदर। ओके, कर्डी डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना इज इंडिकेशन ऑफ कैंडिडा अल्बिकंस। नेक्स्ट, पैरोनिकिया, आपने देखा होगा कई लोगों के ऐसे नेल्स की एज पर यहां पे पस फॉर्मेशन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पैरोनिकिया, इन्फ्लेमेशन अराउंड द नेल बेड्स। क्लियर है सभी को? तो दीज आर द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कैंडिडा इंफेक्शंस। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमें ग्राम पॉजिटिव फंगस मिलेगी। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? तो दो ट्रीटमेंट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वजाइनाइटिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका फ्लूकोनाजोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस है, सारी बॉडी में फैल गया, तो हमें एम्फोटेरिसिन बी देना होगा। दो ड्रग। ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिसेमिनेटेड, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, आपका आंसर होना चाहिए एम्फोटेरिसिन बी। ओके, लेकिन अब पर्टिकुलर या लोकल रीजन में अगर इंफेक्शन है, देन वी कैन गिव द फ्लूकोनाजोल। ओके, क्लियर? ओके, Candida parasilosis, which is transmitted from the caregiver to the neonates. Okay, why neonates important है? Because they are very high risk, क्योंकि उनका immune function जो है वो इतना mature नहीं है। तो in case the caregiver of a neonate is positive with the Candida parasilosis, so which can be transferred to the baby. डर्मेटोफाइट्स। ओके, अब ये डर्मेटोफाइट्स क्या है? ओके, सो डर्मेटोफाइट से बनता है डर्मेटोफाइटोसिस डिसीज, विच इज कॉमनली नोन एज टीनिया और रिंग वॉर्म। एक रिंग गार्ड की दवा आती है, ओके, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज होती है इसकी। ओके, तो जिसमें ऐसे दिखाता है एक पर्सन अपनी नेक पर स्क्रैच करते रहता है। ओके, सो ये आपका रिंग वॉर्म का इंफेक्शन है। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डर्मेटोफाइटोसिस। ओके, सो टीनिया और रिंग वॉर्म, ओके, और डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। सो इन्फेक्शन ऑफ ए टीनिया is known as teniasis. Okay, infection of tinea is called as teniasis. For example, tinea capitis मतलब scalp. Okay, so अगर scalp का infection हो गया, then we will call it as tinea capitis. अगर ये ringworm आपका स्काल्प पे प्रेजेंट है, देन वी विल कॉल इट एज टीनिया कैपिटिस। अगर ये आपकी ग्रोइन एरिया में है, अगर ग्रोइन एरिया में है तो हम क्या कहेंगे? टीनिया कॉर्पोरिस। अब ये क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे। ओके, टीनिया कैपिटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंफेक्शन और द क्वेश्चन आएगा फंगल इंफेक्शन ऑफ द स्काल्प। ओके, फंगल इंफेक्शन ऑफ द स्काल्प विथ टीनिया इज कॉल्ड एज, सो टीनिया कैपिटिस कहते हैं, टीनिया कैपिटिस कहते हैं। टीनिया कॉर्पोरिस किसको कहते हैं? तो टीनिया कॉर्पोरिस इज कॉल्ड एज ग्रोइन एरिया का इंफेक्शन विद द फंगस टीनिया। टीनिया पेडिस मतलब वी कैन से लिम्स। ओके, सो टीनिया पेडिस इज द इंफेक्शन of the
बिटवीन टो, ओके, बिटवीन जो दोनों टोज के बीच में अगर इंफेक्शन है देन इट इज कॉल्ड एज अ टीनिया पेडिस एंड दिस इज आल्सो नोन एज एन एथलेट्स फुट। एथलेट्स फुट क्योंकि एथलेट्स क्या करते हैं, मिट्टी में भी खेलना पड़ता है, ओके, और मिट्टी में यह फंगस पाई जाती है, तो इसके द्वारा अगर स्क्रैच वगैरह है पेशेंट की एथलेट्स के फुट पर तो ये इंफेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है। ओके, क्लियर सभी को, क्लियर है? ओके, नाउ देयर आर 3 जनरेशन ऑफ डर्मेटोफाइट्स। ओके, ये 3 जनरेशन है। ओके, कौन से है सर? इपीडर्मेटोफाइटोन। ओके, इपीडर्मेटोफाइटोन जिसका इंफेक्शन जो है बेसिकली स्किन, हेयर और नेल्स पर होता है। दूसरा जनरेशन है इसका ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन स्किन और हेयर का इंफेक्शन में कॉमनली दिखाई देता है। एंड थर्ड वन इज ए माइक्रोस्पोरम विच इज ए फंगल इंफेक्शन ऑफ स्किन एंड नेल्स। सो दीज आर द 3 जनरेशन ऑफ डर्मेटोफाइट्स। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इट इज अ मोस्ट कॉमन हिस्टोप्लाज्मोसिस फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, क्या होता है, अगर हमने इन्फेक्टेड चिकन या ये जो पक्षी है इसका सेवन कर लिया, क्योंकि इसको भी खाते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये आपने सबने देखा होगा। तो इसको या फिर इन्फेक्टेड चिकन को अगर हम खाते हैं, ओके, या कोई बर्ड से अगर यह हिस्टोप्लाज्मा हमारी ब्रीदिंग के द्वारा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए तो ये हिस्टोप्लाज्मा फर्स्ट हमें क्या करता है, एक एलर्जिक रिएक्शन फॉर्म करता है एंड देन दिस हिस्टोप्लाज्मा विल ट्रेवल टू योर लंग्स एंड कॉजेस द हिस्टोप्लाज्मोसिस, जिसमें आपका हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ये जो है ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ केव डिसीज, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, केव डिसीज, डार्लिंग डिसीज, ओके, ओहियो वैली डिसीज, ओके, या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस, या फिर स्प्लिंक्लुलर डिसीज और लंग्स और केवर्स डिजीज। ओके, सो इतने इसको अलग अलग नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस को। ओके, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ओहियो वैली डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए हिस्टोप्लाज्मोसिस। ओके, तो ओहियो वैली डिसीज, रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस और केव्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोप्लाज्मोसिस which is caused by histoplasma capsulatum, most common, okay, most common respiratory in respiration में आता है, okay, क्योंकि ये बेसिकली ब्रीदिंग के द्वारा ही हमारी बॉडी में फैलता है। Now there are also other type of fungi also, okay, so like in case of athlete's foot, okay, in case of athlete's foot there is basically ट्राइकोफाइटोन स्पेसीज जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है, ट्राइकोफाइटोन, ओके, जिसमें फ्लूइड सिम्टम्स क्या दिखते हैं एथलेट्स फुट में, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर और स्कैली स्किन एंड इचिंग एथलेट्स फुट में दिखाई देती है। ओके, क्लियर है? ओके, सो अगर इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए तो विच इज ट्रांसमिटेड बाय स्किन लीजन और ए कॉन्टैक्ट विद द स्किन लीजन। ओके, नेक्स्ट है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म विच इज मोस्टली कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन्स की वजह से। ओके, सो विच इज ए रिंग शेप स्किन लीजन दिखाई देता है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया है, विच इज ट्रांसफर्ड बाय कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन विच इज caused by candida, okay, caused by candida albicans, basically candida albicans, and इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, तो आपको बर्निंग सेंसेशन, इचिंग एंड ए कर्डी डिस्चार्ज, ये ना कि ओनली डिस्चार्ज, एक कर्डी डिस्चार्ज दिखेगा। ओके, कर्डी डिस्चार्ज दिखेगा, एमसीक्यू आया था इसके लिए। ओके, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद द फीकल मटेरियल or a diabetic antibiotic treatment which increases the susceptibility of a vaginal yeast infection. Okay, next is a Tunia cruris. Okay, so Tunia cruris is also known as jockey itch, okay, which is a transferred by microsporum, okay, और intense itching ring shape lesion इसमें दिखाई देता है। Next is a
हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंगाई, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से ट्रांसफर होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे? पहले मैंने बताया आपको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दिखेगा जैसे ही इनहेल कर दिया जाता है। फीवर, चिल, हेडेक, बॉडी एक, चेस्ट पेन एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ इसमें फॉर्म होता है। ओके, और इसमें ट्रांसफर कैसे होता है? इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न कैंडिडा, बहुत छोटा कैंडिडा है। ओके, दैट इज व्हाई इट कैन बी ट्रेवल बाय द एयर रूट आल्सो। क्लियर? सबको समझ में आ गया? फंगस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आपको एथलेट्स फुट में कौन सा फंगल इन्फेक्शन, फंगस मोस्टली पूछा जाता है। ओके, क्लियर है? और कैंडिडा के बारे में आपको पूछा जाएगा। नाउ वी विल सी अबाउट द एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन्स। ओके, कितने प्रकार के एंटीबॉडीज है? ओके, सो गैमडी याद रख लेना इसके लिए। ओके, गैमडी, व्हाट इज दिस गैमडी? IgG, A, M, D और E। ओके, सो ये आपके 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब इसमें आपको बेसिक जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, बट पहले समझते हैं व्हाट आर द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल सबको अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो जो है चिकन पॉक्स हुआ होगा। चिकन पॉक्स एक बार तो लाइफ में हुआ है, बट बेसिकली दूसरी बार बहुत कम चांसेस है। 99.9% जो है फिर से ये चिकन पॉक्स हमें नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज वी गॉट दैट एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट चिकन पॉक्स। ओके, तो इस चिकन पॉक्स के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी मिल गई है। ओके, तो अब ये एंटीबॉडी क्या करती है? तो एंटीबॉडी कब एक्टिवेट होगी? जब आपको एक बार उस एंटीजन का एक्सपोजर मिला। एक बार अगर आपको इस एंटीबॉडी का, एंटीजन का एक्सपोजर मिला तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको फाइट करने के लिए एक नई सेना बना देती है, एक नया एंटीबॉडी बना देती है, ताकि वी कैन फाइट विद दैट एंटीजन इन केस ऑफ फ्यूचर अटैक। ओके, क्लियर? ओके, सो देयर आर 5 antibodies, that is GAMD, IgG, A, M, D, E. Okay, so these are the substances found in the serum. Okay, हमारी सीरम में फाउंड होते हैं। They are formed by our plasma cell. Okay, plasma cell basically white blood. Okay, they are specific to a particular antigen. Okay, now there are 5 एंटीबॉडीज। ओके, कौन सी गैमडी बताया। ओके, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके, तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? तो मोस्ट अबंडेंट देखिए 80% जो है वो हमारा IgG प्रेजेंट है। IgG प्रेजेंट है। ओके, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 150,000। ओके, 150,000। ओके, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है? तो यहां पे एक एंटीजन बाइंड हो सकता है, यहां पे बाइंड हो सकता है। सो नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट 2 है। जैसे आपकी IgM में कितनी है? तो सर 10 है। यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे बाइंड हो सकता है। तो जहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, इसको हम क्या कहते थे? पैराटोप्स कहते हैं। पैराटोप्स कहते हैं। ओके, जिसको जहां पर एंटीजन बाइंड होता है, दैट एरिया ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज अ पैराटोप्स। ओके, तो कितने पैराटोप्स है? 10 पैराटोप्स है IgM के अंदर। ओके, नेक्स्ट, दिस IgG कैन क्रॉसेस द प्लासेंटा। यस, IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा। और इसमें रिएक्शन कौन सी होती है? तो फिक्सेस कंप्लीमेंट रिएक्शन इसमें होती है। ओके, एंड इट कैन बाइंड एंड इट कैन डू द फैगोसाइटोटिक रिएक्शन। ओके, फैगोसाइटोसिस होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया है और यहां पे हमारी बीटा सेल जो है ये क्या करेगी? इसको खाने का प्रयास करेगी, इसको खाने का प्रयास करेगी। दैट इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IgG? तो IgG का फंक्शन क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन, अग्लूटिनेशन, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, नेक्स्ट इज ए ऑप्सोनाइजेशन एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, विच इज बेसिकली और बीटा लिम्फोसाइट होती है। नाउ IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा। ओके, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था
The antibody which can crosses the placenta is a IgG antibody which is a most abundant antibody also. Now अब आपको अगर पूछा जाएगा कि द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम, तो कौन सी है कोलोस्ट्रम के अंदर, तो हमारा आंसर आना चाहिए IgA एंटीबॉडी जो है वो हमारी कोलोस्ट्रम में पाई जाती है। ओके, अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटा सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो IgM है। M से मैक्रो याद रख लेना, मैक्रो याद रख लेना, सबसे बड़ा IgM है। क्लियर है सभी को? ओके, सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, IgG, M, A, D and E। नाउ वी विल सी अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को लिख के लीजिए। ओके, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछा गया है आज तक की एग्जाम में। ओके, सो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो मैंने बताया था आपको मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा IgG प्रेजेंट है। हेवीएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा IgM है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी इज मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन। ओके, मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन किसका होता है, तो जो सबसे ज्यादा होगा उसका प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होना चाहिए, तो IgG डेली प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। ओके, मिनिमम डेली प्रोडक्शन सबसे कम प्रोडक्शन किसका होता है, तो IgE का सबसे कम प्रोडक्शन होता है। ओके, मैक्सिमम हाफ लाइफ। ओके, तो मैक्सिमम हाफ लाइफ जो है वो IgG की सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट अबाउट 23 डेज। ओके, तो अब आपको मिनिमम हाफ लाइफ भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज इज सीन इन द रिसेंट इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्यूट इन्फेक्शन को कौन डिसाइड करता है, तो सबसे पहले हमारा IgM एक्टिवेट होता है। तो एंटीबॉडी विच इज सीन इन द रिसेंट इन्फेक्शन और एक्यूट इन्फेक्शन इज IgM। एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो यही हमारा IgM है। ओके, सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला। ओके, एंटीबॉडी फॉर्म्स इन द अर्ली फीटल लाइफ, तो वो भी IgM है जो कि अर्ली फीटल लाइफ में फॉर्म होती है। एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, पहले हमने देखा प्राइमरी रिस्पॉन्स, अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो सेकेंडरी में आता है हमारा IgG। नेक्स्ट, एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर हेमोलाइसिस, हीमोलाइसिस के लिए IgM रेस्पॉन्सिबल है। ओके, एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द प्लासेंटा, ओके मैंने बताया था IgG क्रॉस करता है। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा प्रेजेंट है, कोलोस्ट्रम में, तो IgA प्रेजेंट है। एंटीबॉडी फाउंड इन द पैरासाइटिक इंफेक्शन, तो IgE इज फाउंड इन द पैरासाइटिक इंफेक्शन। एलर्जी की कंडीशन में भी ये एंटीबॉडी हमें पाई जाती है IgE। ओके, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी दिखाई देती है, तो IgE दिखाई देती है। एंटीबॉडी फाउंड इन द ब्लड, ओके सो ब्लड में हमारी IgM दिखाई देती है। एंटीबॉडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द म्यूकोसा, सो म्यूकोजल सरफेस पे एंटीबॉडी A दिखाई देती है। एंटीबॉडी फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स, तो बॉडी फ्लूइड्स में IgG दिखाई देती है। एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और रूमेटिक अर्थराइटिस के अंदर, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जाती है। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एबनॉर्मल एंटीबॉडीज फाउंड इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि मल्टीपल माइलोमा में फाउंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बेंसीस जॉनसन प्रोटीन। ओके, बेंसीस जॉनसन प्रोटीन, ओके BJP कहते हैं। ओके, बेंसीस जॉनसन प्रोटीन जो कि मल्टीपल माइलोमा में फाउंड होता है। क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है? और यही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ये एंटीबॉडीज है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द एंटीजन क्या है। फिर एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, एंटीजन क्या है? तो एंटीजन को हम कह सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस
अगर आपने ओबीजी की क्लासेस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल की बॉडी के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है, वह ग्रोइंग प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए फॉरेन सब्सटेंस फॉर अ मदर्स बॉडी। ओके, बट मदर की बॉडी जो है उसके ऊपर क्यों एक्ट नहीं करती, क्यों रिएक्ट नहीं करती है? बिकॉज देयर इज ए प्लासेंटल बैरियर प्रेजेंट विच इज नॉट एबल टू एक्ट द एज अ फॉरेन सब्सटेंस। ओके, तो पहले क्या है कि ये मानते हैं, हमारी मदर की बॉडी क्या करती है, डिटेक्ट करती है द ग्रोइंग फीटस एज ए फॉरेन सब्सटेंस। ओके, बट प्लासेंटा बैरियर की वजह से इसका रिएक्शन नहीं होता, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता है। ओके, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में बाहर से इंजेस्ट करते हैं, बाहर से इनहेल करते हैं, बाहर से इंसर्ट किया जाता है, बाहर से इनोक्यूलेट किया जाता है, उस सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। हम एंटीजन कहते हैं। फॉरेनर मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री का अगर वो नहीं है तो हम उसको फॉरेनर कहते हैं। अगर हम कोई दूसरे कंट्री में गए तो हमें लोग क्या कहेंगे, ये फॉरेनर है। ओके, तो हम उनकी कंट्री के नहीं है। ओके, तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई नया मेहमान आ गया, देन वी विल कॉल इट एज ए फॉरेन सब्सटेंस और ए एंटीजन। Okay, so antigen, they are the foreign particles of our immune system. For our immune system, they can stimulate our own immune system to form the antibody. Okay, for example, अगर ये एक एंटीजन है, ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और जो बीटा सेल है वह एंटीबॉडीज तैयार करने लगेगी। पहले जो है, अगर एक बार सबसे पहला इंफेक्शन अगर होता है तो वहां पे हमारी बॉडी उसके ऊपर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है। लेकिन सेकंड टाइम जब उसका री इन्फेक्शन होता है तब उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी होती है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी होती है। ओके, सो एवरी एंटीजन हैज अ टू प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? वन इज ए इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इम्यूनिटी तैयार करना। ये इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देता है। ओके, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देता है। सो एवरी एंटीजन कैन स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके, विच इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीजेनेसिटी, ओके, एंटीजेनेसिटी मतलब दिस इज एन एबिलिटी ऑफ एंटीजन विच विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी। ओके, मतलब ये पर्टिकुलर एंटीजन जो है पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर ही फिक्स हो जाएगा। ओके, सो इपिटोप और पैराटोप हमने देखा था। सो इपिटोप क्या था, मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंटीबॉडी है और इसका इपिटोप यहां पे है। ओके, और ये जो है ये एक यहां पे हमारा एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है जिसका इपिटोप यहां पे है, और ये हमारी एंटीबॉडी है जिसका पैराटोप क्या है, यहां पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे अटैच हो जाएगा। ओके, ये अटैच हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इपिटोप एंड पैराटोप। ओके, नेक्स्ट इज एन एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट वर्ड आपने सुना होगा। ओके, जब वैक्सीन पढ़ रहे होंगे तो एडजुवेंट वैक्सीन है। एडजुवेंट मतलब ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज इन द वैक्सीन टू इंक्रीज द एंटीजेनेसिटी, मतलब इस वैक्सीन की एंटीजेनेसिटी, वायरुलेंस ज्यादा बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, टिटेनस टॉक्सॉइड्स के अंदर ओके एडजुवेंट ऐड किया जाता है ताकि टिटेनस टॉक्सॉइड का वायरुलेंस हमारी बॉडी में बन जाए। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट आर यूज इन द डीपीटी वैक्सीन, ओके, एज अ वायरुलेंट और एडजुवेंट। क्लियर है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी हमने देख लिया, व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। नाउ वी विल सी द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हेडिंग लगा लेना।
hypersensitivity reaction or antigen antibody reaction. So hypersensitivity reaction is also known as a allergic reaction और allergy कहते हैं कॉमन भाषा में. Okay, this is due to of our hyperimmune response. क्यों? Because क्योंकि सर ये जो एंटीजन है हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करने लगती है, हमारी इम्यून रिस्पॉन्स उस एंटीजन को रिएक्ट करने लगती है. सो इट्स अ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, इसको समझने के लिए हमें पहले एक वीडियो देखना होगा. ओके, तो सब लोग वीडियो को देखेंगे, ध्यान से वीडियो को देखना, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना है. ओके, अब सब लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे. ओके, सब लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में हम सीखेंगे. ओके, सो हाइपर सेंसिटिविटी. ओके, हाइपर सेंसिटिविटी हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका एक्सेसिव रेस्पॉन्सिव होना, एक्सेसिवली रेस्पॉन्सिव होना. ओके, दैट इज अ hypersensitivity. Okay, so immune response basically it's a protective response our body. Okay, it's a protective response our body. तो ये क्या करती है, बेसिकली इस एंटीजन से फाइट करने में हमारा हेल्प करती है. ओके, सो hypersensitivity it's a abnormal reaction of our immune system. ओके, अब जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्ट होने लगती है. हमारी थैलामस से क्या होता है, इम्यून एंटीबॉडी जो है रिलीज होने लगती है. ओके, तो जैसे सोर थ्रोट है, ओके, कुछ एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, या फिर होल बॉडी के अंदर हमारी हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है. ओके, तो हमारी होल बॉडी या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान एक्टिवेट हो रही है. ओके, नाउ आगे देख लीजिए, द पॉजिटिव फैक्टर क्या है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए. ओके, सो देयर आर टू बेसिकली इफेक्टर एंड रेगुलेटर. ओके, जब इफेक्टर जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब आवर इम्यूनिटी आवर एंटीजन की जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा रेगुलेटर, जो हमारी रेगुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, विच कैन कॉजेस ए सेल्फ रिएक्टिविटी. ओके, विच कैन कॉजेस ए सेल्फ रिएक्टिविटी. ओके, तो अब क्या करेगी, बीटा सेल एक्टिवेट हो गई है. ओके, नाउ प्रीसेंसिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. ओके, हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान प्रीसेंसिटाइजेशन रिक्वायर्ड होता है. ओके, जैसे एक एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज एक्टिवेट कर देगा, हमारी इम्यून सेल को एक्टिवेट कर देगा. ओके, तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नंबर 1 लगा लेना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये यहाँ पे एंटीजन दिखा रहा है आपको, ये एंटीजन हमारी जब बीटा सेल में एक्ट करता है या अटैच होता है तो हमारा IgE एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, सो विच इज एन एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, सो इट इज ए सिमिलर एंटीजन विच इज क्रॉस द रिपीटेड रिएक्टिविटी. ओके, और यहाँ पे आपका एक री एक्सपोजर अगर होता है तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है, हिस्टामाइन और लिपिड मेडिएटर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं. ओके, विच कैन कॉजेस इन्फ्लेमेशन एंड स्मूथ मसल स्पैज्म. एबनॉर्मल एब्डोमिनल क्रैम्पिंग वगैरह प्रेजेंट होगी. ओके, सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट्स अ इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, इट्स अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नेक्स्ट, सो एलर्जिक रिएक्शन जिसमें आपका फूड की एलर्जी, नट्स, एग, मिल्क की एलर्जी है, पोलन और पेट डेंडर की एलर्जी. ओके, नेक्स्ट, एलर्जिक ब्रोंकाइल अस्थमा इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक MCQ पूछा गया था. नेक्स्ट आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज IgG और IgM mediated antibodies reaction. Okay, which is called as cytotoxic antigen antibody reaction. Okay, which in this there is a complement
phagocytosis or interfere with a cell function. For example, autoimmune disease में, okay, autoimmune disease में जो reaction होती है which is a type of type 2 hypersensitivity reaction, जैसे कि आपका RH incompatibility में which is a type of type 2 hypersensitivity reaction. Okay, next is a type 3 hypersensitivity reaction which is IgG or IgM mediated hypersensitivity. Okay, so which is called as immune complex reaction. Immune complex, ये क्वेश्चन पूछता है. Okay, in this there is an inflammation. For example, inflammatory reaction है. For example, हमारी ब्लड सेल के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर एक इम्यून एंटीजन जो है एंटर किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीरम सिकनेस, ओके, सीरम सिकनेस या इस ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उनके अंदर इन लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है. तो सीरम सिकनेस इज एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. नेक्स्ट इज अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज बिकॉज ऑफ हेल्पर टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन. ओके, तो बी सेल मेडिएटेड कौन सी थी? बी सेल मेडिएटेड IgE और टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टी सेल मेडिएटेड type 4 hypersensitivity reaction which is also called as delayed reaction, okay, which is act after a single day of inflammation or antigen activation. Okay, contact dermatitis is an example of type 4 hypersensitivity reaction. clear है सभी को? ओके, सबको समझ में आ गया कैसे ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एक्ट करती है. ओके, अब आपको क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, डिलेड किसको कहते हैं, इमीडिएट किसको कहते हैं, बीटा सेल मेडिएटेड कौन सी है, आपकी हेल्पर टी सेल मेडिएटेड कौन सी है. ओके, तो यही क्वेश्चन आपको बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी में पूछे जाते हैं. तो हमने 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो इन केस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन which is an example of anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction is a type 1 hypersensitivity reaction which is an immediate reaction, acute reaction है, जिसमें IgE mediated है. ओके, और एक्सोजिनस एंटीजन कौन सा है? बाहर की तरफ से आता है, बाहर की तरफ से आता है. मतलब इन केस अगर हम कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन दे या फिर अगर कोई एलर्जिक मेडिसिन, अगर पेशेंट जैसे कि पेशेंट हमारा इंसुलिन के लिए एलर्जिक था, तो बट हमने ह्यूमन इंसुलिन पेशेंट को दे दिया, देन व्हाट विल बी हैपन, देयर विल बी एन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन. ओके, सो विच इज मेडिएटेड बाय द IgE. ओके, और एक्शन कब होता है? रिस्पॉन्स टाइम 15 से 30 मिनट का इमीडिएट एक्शन होती है. ओके, विल एंड फ्लेयर. ओके, अपीयरेंस क्या होता है? विल एंड फ्लेयर, पेशेंट में अचानक से सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे. ओके, हिस्टोलॉजी में आपके बेजोफिल्स एंड इसिनोफिल्स है. ओके, कॉसिनोफिल्स नहीं, इसिनोफिल्स आपके इसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है. ओके, फॉर एग्जांपल एलर्जिक अस्थमा and hay fever are the example of this type 1 hypersensitivity reaction. Next is a type 2 hypersensitivity which is called as a cytotoxic reaction which is mediated by the IgG and IgM, जिसके अंदर सेल सरफेस पर एंटीजन की एक्टिविटी होती है. ओके, which is response times is in the minutes to hours, lysis और necrosis की एक्टिविटी है. एंटीबॉडी एंड कंप्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन होती है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ hypersensitivity reaction is transferred by antibody. Okay, and in this for example क्या है? तो erythroblastosis. Okay, erythroblastosis fetalis is a example of type 2 hypersensitivity reaction. Okay, next is a type 3 hypersensitivity reaction which is a immune complex reaction. Immune complex. Okay, immunity complexity है. Okay, so which is made up by IgG और IgM. ओके, और एंटीजन क्या है? सोल्यूबल है, सोल्यूबल है. हमारी जो इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज जो है उनके अंदर सोल्यूबल है. एक्टिव रिस्पॉन्स टाइम है 3 to 8 hours. इरिदेमा एंड नेक्रोसिस होता है स्मूथ मसल का. कंप्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप 3 hypersensitivity reaction. Okay, this type 3 hypersensitivity reaction is transferred by antibody. Okay, and SLE, that is systemic lupus erythematosus. Okay, and farmers lungs are the example of type 3 hypersensitivity reaction. कृपया
नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, सो SLE इज एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट इज अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज ए डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज एंटीबॉडी इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स ही, खुद की इम्यून रिस्पॉन्स इसमें रेस्पॉन्सिबल है। ओके, सो विच इज एंटीजन कहां से है कि अगर हमारी टिश्यू या कोई ऑर्गन खुद के अगेंस्ट अगर कोई एंटीजन बना रहा है तो विच इज ए टाइप ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन है। ओके, इन दिस कंडीशन विच इज बेसिकली सबसे डिलेड है। ओके, सबसे लास्ट में अफेक्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया, मॉन्टॉक्स टेस्ट किया, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट की रिएक्शन कब देखने को मिलती है? आफ्टर ऑलमोस्ट अबाउट 72 आवर्स। तो इट इज ए टाइप ऑफ delayed hypersensitivity reaction or a type 4 hypersensitivity reaction. In this there is a monocyte and the lymphocytes activation होता है। ओके, और बेसिकली यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा टी सेल मेडिएटेड, टी सेल मेडिएटेड हमारी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, बी सेल मेडिएटेड टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? चारों टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग को परेशानी नहीं लेनी है, जो सिंपल क्वेश्चन है वही यहां से आते हैं आपको। क्लियर? क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, तो आज हमने देखा व्हाट इज माइकोप्लाज्मा और माइकोलॉजी, और व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी, और व्हाट आर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, अगली क्लास में हम देखेंगे बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को कृपया देखते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए, ताकि जब आपकी एग्जाम हो तो आपके नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। ओके, क्लास अगर नहीं समझ में आता है तो कृपया क्लास को रिवाइज करके देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो डाउट कृपया पूछते रहिए। ओके, डाउट क्लियर करते रहिए, एग्जाम के टाइम पे डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको सच में क्लासेस अच्छी लगती है या हमें कुछ और अलग से करना चाहिए तो आप कृपया इसके बारे में बता दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है क्लासेस के बारे में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.